पापुआ न्यू गिनी गर्म समुद्र और उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ एक पोस्ट कार्ड जैसा दिखता है, पर इस सुंदरता के पीछे जनजातीय संघर्ष, भ्रष्टाचार और गरीबी है। कई लोगों के लिए डॉक्टर, स्कूल और बिजली उपलब्ध नहीं है और बारिश के मौसम में सड़कें कीचड़ में बदल जाती हैं। अनुष्ठानिक नरभक्षण और डायन का शिकार अब अतीत की बात है, पर उनकी यादें आज भी डर और अफवाहों में जीवित हैं। आज अधिकतर लोग शांति से रहते हैं, पर सरकार के पास पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षक कम हैं। इससे वे संघर्षों को रोकने और जादू टोना के आरोपी लोगों की मदद करने में असमर्थ हैं। पहले इन भूमियों पर यूरोपीय शक्तियों का शासन था, बाद में ऑस्ट्रेलिया ने इसे संभाला। देश को 1975 में स्वतंत्रता मिली। औपनिवेशिक विरासत में कमजोर सरकारी सेवाएं थीं, सड़कें भी बहुत कम थीं, सीमाएं जनजातीय भूमि से मेल नहीं खाती थीं। नया देश सैकड़ों समुदायों को एक व्यवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। ये दुर्गम क्षेत्रों में भी बुनियादी सेवाएं देना चाहता है। जब स्थानीय नेताओं से फैसलों पर चर्चा होती है और उन्हें सरल भाषा में समझाया जाता है तो सुधार तेजी से होते हैं और कम विरोध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में द्वीप जापानी और मित्र देशों की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध का मैदान बने। कोकोडा ट्रेल पर ऑस्ट्रेलियाई सैनिक व स्थानीय वाहक पहाड़ों से रसद ले जाते थे। बीमारियां और भोजन की कमी गोलियों से भी ज्यादा जान लेती थी। युद्ध ने पहले से ही कमजोर बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। इसने परिवारों में आघात और नुकसान छोड़ा। आज इसकी याद में स्मारक और संग्रहालय है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ सहयोग की स्मृति आज भी साझेदारों के चुनाव को प्रभावित करती है। देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। गांव पहाड़ों, नदियों और जंगलों से अलग हैं। इससे एक जैसे पाठ्यक्रम और स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाना मुश्किल होता है। शहरों में अक्सर आधिकारिक भाषा का उपयोग होता है, पर ग्रामीण इलाकों में पुरानी रीतियां और पारिवारिक नियम मजबूत हैं। इस कारण सरकारी योजनाएं अक्सर अनुवाद और भरोसे के स्तर पर रुक जाती हैं। जहां अधिकारी सम्मानित प्रमुखों और अनुवादकों को शामिल करते हैं और समुदाय के साथ पहले से कदम तय करते हैं, वहां टीकाकरण, स्कूल और मदद लोगों तक पहुंचती है। अतीत में कुछ क्षेत्रों में मृत रिश्तेदारों को सम्मान के प्रतीक के रूप में खाने का रिवाज था। इससे कुरु रोग होता था जो मस्तिष्क को प्रभावित करता था और हमेशा मृत्यु का कारण बनता था। जब डॉक्टरों और स्थानीय नेताओं ने अनुष्ठान और बीमारी के संबंध को समझाया तो ये प्रथा छोड़ दी गई और नए मामले बंद हो गए। आज नरभक्षण की बातें अक्सर अफवाहें या अपराध होती हैं जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं। मुख्य निष्कर्ष स्पष्ट है। शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मियों का कार्य और सरल स्पष्टीकरण सबसे खतरनाक रिवाजों को भी बदल देते हैं। भूमिशुअर विवाह और पुरानी दुश्मनी के झगड़े कभी कभी झड़पों में बदल जाते हैं। घात लगाकर हमला और घर के बने हथियार इस्तेमाल होते हैं। आम नागरिक पीड़ित होते हैं। जादू टोना के आरोप आग में घी का काम करते हैं। संदिग्धों को पीटा या बहिष्कृत किया जा सकता है। जहां मध्यस्थ पुलिस और चर्च के नेता होते हैं, पक्ष मुआवजे पर सहमत होते हैं। जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छिपाया जाता है। जब समुदाय के पास शांति का मार्ग और स्पष्ट नियम होते हैं, हिंसा कम होती है। विवाद तेजी से सुलझते हैं। महिलाओं को अक्सर मारपीट और धमकियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में उन्हें आश्रयों और वकीलों तक पहुंचना मुश्किल होता है। देश में घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून है, पर असल में पुलिस हमेशा तुरंत नहीं पहुंचती। सामुदायिक अदालतें रीति रिवाज के अनुसार शांति का समर्थन कर सकती हैं। इसमें महिला कम सुरक्षित होती है। चर्च संगठन और कार्यकर्ता संकट कक्ष खोलते हैं। वे पुलिस को प्रशिक्षित करते हैं और स्कूली बच्चों को सम्मान सिखाते हैं। जहां ये काम सालों से चल रहा है, पीड़ित अक्सर मदद मांगते हैं, उन्हें सुरक्षा मिलती है। ये देश भूकंपों और ज्वालामुखियों के क्षेत्र में है। यहां भूस्खलन, तूफान और बाढ़ आते हैं। गांव ढलानों और किनारों पर बसे हैं, इसलिए घर और पुल पहले टूटते हैं। पीड़ितों तक पहुंचना मुश्किल है। संचार कम है, सड़कें टूटी हैं। पिछले साल पहाड़ी प्रांत में बड़ा भूस्खलन हुआ था। इसने कई जानें लीं और एक गांव तबाह कर दिया। बचाव कर्मी हफ्तों तक खतरनाक हालात में काम करते रहे। गांव स्तर पर सरल निकासी योजनाएं जान बचाती हैं। लोग पहले से जानते हैं कहां जाना है। वे जानते हैं बूढ़ों और बच्चों की मदद कौन करेगा। धरती में सोना, तांबा और गैस है,
जंगल में कीमती लकड़ी है, पर ज्यादातर लोग गरीब रहते हैं। बड़े प्रोजेक्ट का पैसा अक्सर राजधानी या ठेकेदारों के पास जाता है। गांवों में वही समस्याएं रहती हैं। डॉक्टर, बिजली और अच्छी सड़क नहीं मिलती। जहां कुछ पैसा स्कूल, पानी और स्वास्थ्य केंद्र पर लगता है, वहां बदलाव दिखता है। साधारण बीमारियों से मौतें कम होती हैं। क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं। किसान फसल शहर ले जाकर कमाते हैं। पारदर्शिता और सामुदायिक नियंत्रण ही मुख्य है। लकड़ी के खनन और निर्यात से बजट को बड़ी रकम मिलती है, पर इससे कई विवाद होते हैं। नदियां प्रदूषित होती हैं, पाइपलाइनों में दुर्घटनाएं होती हैं और हिस्सेदारी पर झगड़े होते हैं। समुदाय निष्पक्ष समझौतों और नौकरियों की मांग करते हैं। कंपनियां स्पष्ट नियम चाहती हैं। जहां समझौते खुले होते हैं और आय का हिस्सा स्थानीय परियोजनाओं के लिए तय होता है, वहां विरोध कम होता है। जंगल की रक्षा करना और कटे हुए क्षेत्रों में पेड़ लगाना महत्वपूर्ण है। देश के पश्चिम में एक बड़े तांबे सोने के खदान में हुई ज्ञात पर्यावरणीय समस्याओं ने लापरवाही भरे फैसलों की कीमत और नियंत्रण के महत्व को दर्शाया। पहाड़ और घने जंगल छोटी दूरी को भी लंबा बना देते हैं। कई गांव सड़कों से नहीं गडंडियों से जुड़े हैं। बारिश में मिट्टी बह जाती है, गाड़ियां फंस जाती हैं। वैक्सीन और आटा भी नहीं पहुंचता। साधारण समाधान सर्वोत्तम है, जैसे बजरी जल निकासी, मजबूत किनारे, पैदल पुल और छोटे हवाई अड्डे। जब सड़क बारिश झेलती है, स्वास्थ्य कर्मी समय पर आते हैं। बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते। किसान बाजार पहुंचते हैं, खाद्य कीमतें गिरती हैं। परिवार फसल पर निर्भर नहीं रहता। पोर्ट मोरेस्बी डकैतियों, चोरी और हमलों के लिए जाना जाता है। इसके कारण बेरोजगारी, गरीबी और कमजोर न्यायपालिका है। जहां रोशनी कैमरे लगते हैं और युवाओं को विकास कार्य में लगाया जाता है, वहां अपराध कम होते हैं। एक सरल तरीका भी काम करता है। पुलिसकर्मी जो मोहल्ले के नेताओं को जानते हैं और शुरुआती विवाद सुलझाते हैं। व्यवसाय तब लौटते हैं जब वे पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापार के स्पष्ट नियम देखते हैं। सरकार पर भरोसा बढ़ता है और निवासियों को अपराधों की सूचना देने का प्रोत्साहन मिलता है। ऑस्ट्रेलिया कई सालों से चिकित्सा, शिक्षा और पुलिस प्रशिक्षण में मदद कर रहा है, जबकि चीन सक्रिय रूप से सड़कें, पुल और बंदरगाह घाट बना रहा है। देश के लिए यह बुनियादी ढांचा और रोजगार पाने का अवसर है, लेकिन कर्ज और दबाव का जोखिम भी है। सबसे अच्छा तरीका खुली शर्तें हैं। क्या बन रहा है, कौन भुगतान कर रहा है और स्थानीय लोग कैसे भाग ले रहे हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नए रक्षा समझौते पर चर्चा हुई, पर हस्ताक्षर टाल दिए गए। अधिकारियों ने आंतरिक प्रक्रियाओं के बाद इस विषय पर लौटने का वादा किया है। हितों का संतुलन महत्वपूर्ण बना हुआ है। बुगेनविल द्वीप ने लंबे समय तक खान और स्वायत्तता को लेकर संघर्ष झेला है। जनमत संग्रह में निवासियों ने स्वतंत्रता का समर्थन किया। अब केंद्रीय सत्ता के साथ भविष्य के संबंधों पर बातचीत चल रही है। ये सवाल जटिल है। आय कैसे बांटी जाए, पर्यावरण और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, व्यापारिक संबंध कैसे बनाए रखें। शांति समझौते की सफलता देश को दिखाएगी कि विवादित मुद्दे बातचीत से सुलझते हैं, हैम्बल से नहीं। लोग पारदर्शी नियमों की उम्मीद कर रहे हैं ताकि नई परियोजनाएं पिछली गलतियों को न दोहराएं। संस्कृति जीवंत और रंगीन है। इसमें गायन, ढोल, स्वर्ग, पक्षियों के पंख, चेहरे की चित्रकला और भव्य जुलूस शामिल है। ऐसे सिंह विभिन्न क्षेत्रों से समूहों को एकजुट करते हैं। वे बातचीत और शिल्प तथा प्रदर्शनों से आय कमाने में मदद करते हैं। पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। समुदाय आय का कुछ हिस्सा स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में लगाते हैं। जब प्रदर्शनों और शिल्पों के अधिकार ईमानदारी से दर्ज होते हैं तो विवाद कम होते हैं। इससे निवासियों के लिए अधिक लाभ होता है। परंपराओं का संरक्षण अब कर्तव्य नहीं बल्कि धन और सम्मान का स्रोत बन जाता है। विकल्प स्पष्ट है। खनन आय, सड़कों, स्वच्छ जल, बिजली और स्कूलों में लगाएं। महिलाओं और जादू टोना के आरोपी लोगों की रक्षा करें। संवाद से जनजातियों में सुलह कराएं और भ्रष्टाचार को दंडित करें। जहां स्थानीय नेता, चर्च, पुलिस और व्यवसाय मिलकर काम करते हैं, परिणाम दिख रहे हैं। कम हिंसा, अधिक नौकरियां और सत्ता पर अधिक विश्वास। संसाधन हैं, लोग बहुत हैं और वे युवा हैं। यदि पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान दिया जाए तो सभी बदलाव महसूस करेंगे। यदि आपको यह दिलचस्प लगा तो नए एपिसोड ना छोड़ने के लिए सदस्यता लें। हम सब कुछ संक्षिप्त और सटीक रखते हैं।